जी जी जी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं डॉक्टर संजना मेहरा, मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज खंडवा में वर्तमान समय में मैं पदस्थ हूँ। मैंने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है और नेट, जेआरएफ और वर्तमान अभी लास्ट ईयर 2019 में पीएचडी की उपाधि धारण की है विधि में। मेरा सब्जेक्ट है लॉज रिलेटिंग टू टेररिज्म इन इंडिया एंड एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्टडी। और मैंने 7 वर्ष तक हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस भी कलेक्ट किया है और वर्तमान समय में खंडवा में मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारी भारतीय महिलाओं की बात आती है, ठीक है, तो हमारे लिए विधि की जानकारी, जब मैं इस क्षेत्र में आई, इस फील्ड में आई, विधि के क्षेत्र में आई, तब मैंने जाना कि विधि की जानकारी कितनी आवश्यक है, हम महिलाओं के लिए खासकर कितनी आवश्यक है। जब भी हम भारतीय महिलाओं की बात करते हैं, हम देखते हैं भारतीय महिलाओं के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, हमारे भारत का संविधान, हमारा भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियां, अन्य विधियां मतलब हमारे महिलाओं के लिए इतनी सारी विधियां बनाई गई हैं। वर्तमान में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं, उनके लिए उपबंध किए गए हैं कि किस तरह से यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो किन किन प्रकारों से बचाए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि विधि की जानकारी सभी को होना चाहिए, सभी महिलाओं को होना चाहिए जो उनके साथ भविष्य में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आने वाली है, तो इस प्रकार से उससे जूझने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब आपके पास नॉलेज होगा, वो भी विधि के लिए। तो यहाँ पर हमारे समाज में भी विधि की जागरूकता बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैं बहुत देखती आई हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि इस तरह से बहुत ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है। तो ऐसे शोषण को रोकने के लिए मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे समाज में और भी ऐसी नई जनरेशन आए, नई लड़कियां आए जो ऐसी विधि की जानकारी एकत्रित करके हमारे समाज के सुधारक में सहायक बने। तो मैं कह रही थी, प्राचीन काल से आपने देखा हुआ है कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के एक हमारा गायत्री मंत्र यत् नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो जहाँ पर नारी का वास होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, जहाँ नारी का सम्मान होता है। अब यहाँ पर नारीस्तु पूजनते मतलब पूजन से ये आशा नहीं कि आपकी कोई आरती उतारे, बस आपका सम्मान समाज में, आपके घर में इस प्रकार से आपका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने अपराध वाले के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए जहाँ एक एक अनुच्छेद को लेकर के ऐसी विधियां बनाई जाती है, उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसके बारे में बताना चाहूंगी कि अन्य विधियां तो बनाई गई है पर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो संविधान तो है और भारतीय दंड संहिता 1860 में तो उन अपराधों के बारे में वर्णन करती है जो महिलाओं के साथ होते हैं। ठीक है, जैसे कि दहेज हत्या हो गया, जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, इनको मिटाने के लिए कि भाई दहेज लेना देना अपराध है, तो उनके लिए वहां पर पर्टिकुलर एक्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ ऐसे अधिनियम जो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जैसे विधि व्यवसाय महिला अधिनियम 1923। 1923 के पहले महिलाओं को इस प्रकार से विधि व्यवसाय करने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे प्रोविजन लाए गए, ऐसा अधिनियम लाया गया जिसके माध्यम से हमारे हमारे समाज में, हमारे देश की महिलाओं को भी विधि व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हो। कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 की पहले से देखते आ रही, इतनी बेरोजगारी थी, कारखाना बने, काम बढ़ा, तो वहां पर ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों को काम दिया जाए, वही महिलाओं को भी काम देने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान, जहाँ पर कुछ ऐसे उपबंध लागू किए गए, जैसे मैटरनिटी को लेकर के यदि कोई महिला वहां पर इस प्रकार से काम करती है और प्रसूति के समय उसे जो अवकाश या जिस संरक्षण की या जिसकी आवश्यकता होती है उसे दिया जाए। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज की प्रथा अभी से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल में राजा महाराजा दहेज देते थे पर अपनी स्वेच्छा से देते थे, और ये स्वेच्छा धीरे धीरे एक ऐसी मानसिक बीमारी के रूप में हो गई कि ये डिमांड हो गई, जो वर्तमान में एक अपराध के रूप में धारण कर लिया। तो इसको रोकने के लिए 1961 में एक अधिनियम पारित किया गया, वह था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उसी प्रकार से महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, तो जो 1986 में बना था। इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे यहाँ सोशल मीडिया हो, पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, महिलाओं की ऐसी असिस्ट पिक्चर्स, वीडियोस इस प्रकार से किए जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ ऐसे ऐसे जहाँ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ऐसा अधिनियम बनाया गया, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम। तो उसी प्रकार से
एक अधिनियम बना 2005 में, महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, कि यहाँ पर यदि किसी महिला को घर के अंदर किसी प्रकार की हिंसा हो रही है जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और यौन संबंधी हो, तो ऐसे संरक्षण को रोकने, इस प्रकार से उनको संरक्षण देने के लिए, ऐसे हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया, जो 2006 से संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जहां पर हम आजकल देखते हैं कि सभी महिलाएं, हमारे समाज में भी काफी महिलाएं आगे आई हैं और इस प्रकार से काम कर रही हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि आजकल बहुत खुशी होती है कि मेरे कॉलेज में एटलीस्ट इतनी सारी लड़कियां लॉ कर रही, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कामकाजी महिलाओं का, परंतु कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे फैक्ट्री, ऐसी कंपनी इस प्रकार से जहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है उनके कलीग्स के द्वारा, उनके बॉस के द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए 2013 में एक कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया। एक केस था आपका भावरी देवी का, जो राजस्थान में काम करती थी, उसको लेकर के, उसे इंस्पायर लेकर के जस्टिस दीपक वर्मा ने एक कमेटी तैयार की और इस प्रकार से अधिनियम पारित किया। उसको लेकर के आपराधिक संशोधन विधि 2013 में, जो कि भारत में हमारे भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार के बहुत सारे जो कि मेजर ऑफेंस के अंतर्गत उसे मान लिया गया, उन ऑफेंसों को प्रभावी बनाने के लिए, उनमें दंड बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उसे क्या बनाया, कुछ संशोधन किया भारतीय दंड संहिता में, उनकी धाराओं में उसे प्रभावी बनाया गया। तो इस प्रकार से कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया कि जो महिलाएं कामकाजी हैं उन्हें इस प्रकार का किसी भी लैंगिक उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें प्रावधान किए गए इस अधिनियम के माध्यम से। फिर आ जाता है अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1956। तो अनैतिक व्यापार की हम देखते हैं आजकल इस प्रकार से किडनैपिंग, एब्डक्शन, वैश्यावृत्ति, बच्चों का अपहरण, तो इस प्रकार से ऐसे अपराधों को लेकर जहाँ पर मानवों का व्यापार किया जाता है, जहाँ महिलाओं को भारत से बाहर बेचा जाता है, भारत में बेचा जाता है, किया जाता है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए फिर उसके बाद यह पहले एक्चुअली स्त्रियों तथा लड़कियों का दमन अधिनियम के नाम से था, फिर 1986 में से परिवर्तित कर अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के विकलांगीकरण कर उनसे भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से भी उनसे उनका किडनैपिंग और एब्डक्शन किए जाने का एक व्यापार किया जाने लगा। फिर उसके बाद में एक महत्वपूर्ण अधिनियम गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, कि यहाँ पर 19वीं के 90 के दशक में एक मशीन आई अल्ट्रासाउंड, कि जहाँ पर महिलाओं की स्थिति में कि प्राचीन काल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी अल्ट्रासाउंड मशीन की, तो इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड मशीन उस बच्चे और उस माँ के प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी देखरेख के लिए एक मशीन आई, परंतु ऐसी मशीन का मिसयूज किया जाने लगा सेक्स डिटर्मिनेशन के माध्यम से, और इस प्रकार से लड़कियों का रेशो कम करने की कोशिश की गई, कि जहाँ पर यदि लिंग चयन पता चल जाएगा कि बच्चा क्या है, लड़का है लड़की, उसके माध्यम से उसका मिसकैरेज करा दिया जाता था। जैसे कि जो भारतीय दंड संहिता में भी यह अपराधनीय है, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 318 तक इस तरह के अपराधों के लिए दंड का प्रावधानित करती है। इस प्रकार से एक अधिनियम बनाया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस प्रकार से यदि कोई चिकित्सक, चाहे महिला हो पुरुष हो, इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन करके इस प्रकार से जानकारी देती है, तो वहां पर उनका मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया जाता है। उसको लेकर के 1971 में भी एक अधिनियम पारित किया गया है। तो इस प्रकार से सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, कि जब महिला काम काज पर गई और इस प्रकार से उन पे काम, इस प्रकार से उनके रिमोनेशन को लेकर के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 39D एक संशोधन करके किया गया, उसमें जोड़ा गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उस एक अनुच्छेद के आधार पर एक अधिनियम पारित कर दिया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम, कि जहां पर ये नहीं कि लिंग के आधार पर महिलाओं को कम वेतन दिया जाए। तो इस प्रकार से जानकारी मैं आपको विधि के माध्यम से देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं विधि के छात्र हूँ और वर्तमान में यहाँ पर इस प्रकार से एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीजें देख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ हमारे समाज की महिलाएं भी इस प्रकार से कुछ जानकारी एकत्रित करें और अपने फ्यूचर के लिए इस प्रकार से सब संजो कर रखें कि किसी भी प्रकार की समस्या आए उनको से जूझने के लिए तैयार रहें। और आपके भविष्य में आगे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, विधि संबंधी कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।